वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 64 है। नेक्स्ट टेस्ट पर आ जाइए। 12th क्लास की हम हिस्ट्री की एनसीईआरटी को कवर करें। अगला जो टॉपिक है वो है 19वीं सदी के पूर्वार्ध में सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण। जितने भी क्वेश्चंस इस टॉपिक से बनते हैं बनाते हैं। ये सीरीज इंपॉर्टेंट है किसी भी स्टेट के पीसीएस के लिए। पहला प्रश्न है, भारतीय पुनर्जागरण का प्रथम नेता किसको कहा जाता है? भारतीय पुनर्जागरण का प्रथम नेता कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। देखिए, राजा राम मोहन राय भारतीय पुनर्जागरण के मुख्य नेता थे, जिन्हें आधुनिक भारत का प्रथम नेता कहना एकदम उचित है। वे पहले भारतीय थे जिन्होंने भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयों के विरोध में आंदोलन चलाया। अपने देश और जनता के प्रति गहरे प्रेम से प्रेरित होकर आजीवन उनके सामाजिक, धार्मिक, बौद्धिक और राजनीतिक नवोत्थान के लिए राजा राम मोहन राय ने कठिन परिश्रम किया। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर और आधुनिक भारत का पिता आदि नामों से जाना जाता है और इन पर क्वेश्चन भी बने हैं एग्जाम्स में। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। नंबर इस पर व्हाट्सअप करके। फुल टेस्ट सीरीज पीडीएफ फॉर्मेट में है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कंप्लीट डिटेल्स है। क्वेश्चन नंबर 2, राजा राम मोहन राय के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? उन्होंने मूर्ति पूजा और निरर्थक धार्मिक कृत्यों के प्रचलन का विरोध किया। उन्होंने सती प्रथा के विरुद्ध सामाजिक आंदोलन चलाया। एकेश्वरवाद का समर्थन किया। उन्होंने पहला करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है, तीसरा वाला भी करेक्ट है। डी है इसका आंसर। राजा राम मोहन राय ने जीवन भर बंगाल के हिंदुओं में प्रचलित धार्मिक और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जोरदार आंदोलन चलाया या संघर्ष किया। विशेष रूप से उन्होंने मूर्ति पूजा, जाति की कट्टरता और निरर्थक धार्मिक कृत्यों के प्रचलन का जोरदार विरोध किया। राजा राम मोहन राय महिलाओं के पक्के समर्थक थे। उन्होंने सती प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध आजीवन संघर्ष किया। इन्हीं के प्रयासों के फलस्वरूप लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था। राजा राम मोहन राय की धारणा थी कि सभी प्रमुख प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों ने एकेश्वरवाद की शिक्षा दी है। उन्होंने एकेश्वरवाद के समर्थन में कई पुस्तिकाएं लिखी। अगला प्रश्न, 1829 में राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज का मुख्य उद्देश्य था, क्या था? हिंदू धर्म को स्वच्छ बनाना और एकेश्वरवाद की शिक्षा देना। ऑप्शन नंबर ए। देखिए, राजा राम मोहन राय ने 1829 में ब्रह्म समाज नाम की एक नई धार्मिक संस्था की स्थापना की, जिसको बाद में ब्रह्म समाज कहा गया। इसका उद्देश्य हिंदू धर्म को स्वच्छ बनाना और एकेश्वरवाद की शिक्षा देना था। नई संस्था के दो आधार थे, तर्क शक्ति और वेद तथा उपनिषद। उसे अन्य धर्मों की शिक्षाओं को भी समाहित करना था। ब्रह्म समाज ने मानवीय प्रतिष्ठा पर जोर दिया, मूर्ति पूजा का विरोध किया और सती प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों की आलोचना की। क्वेश्चन नंबर 4, दो स्टेटमेंट हैं। राजा राम मोहन राय ने भारतीय विद्या और पाश्चात्य सामाजिक तथा भौतिक विज्ञान की पढ़ाई के लिए वेदांत कॉलेज की स्थापना की। ठीक है, अगर एक काम राजा राम मोहन राय ने नहीं किया होगा, किसी और समाज सुधारक ने किया होगा, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। राजा राम मोहन राय ने अपनी पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथेसिस्ट में एकेश्वरवाद के पक्ष में तर्क दिए। गिफ्ट टू मोनोथेसिस्ट, हिंदी में एकेश्वरवादियों का उपहार। यहां दोनों के दोनों सत्य हैं, सी है इसका आंसर। राजा राम मोहन राय ने 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। किसने वेदांत कॉलेज की स्थापना की? तो राजा राम मोहन राय ने 1825 में, जिसमें भारतीय विद्या और पाश्चात्य सामाजिक तथा भौतिक विज्ञान की पढ़ाई की सुविधाएं उपलब्ध थीं। राजा राम मोहन राय ने 1809 में फारसी में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथेसिस्ट यानी एकेश्वरवादियों का उपहार लिखी, जिसमें उन्होंने अनेक
देवताओं में विश्वास के विरुद्ध और एकेश्वरवाद के पक्ष में वजनदार तर्क दिए। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। 1817 में कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? 1817 में कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की। ऑप्शन नंबर सी, डेविड हेयर ने। 1817 में डेविड हेयर ने कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की। वे 1800 में एक घड़ीसाज के रूप में भारत आया था। ठीक है, घड़ीसाज कौन होता है? वॉच मेकर, जो घड़ियों को बेचता है या घड़ियों को सही करता है। मगर उसने अपनी सारी जिंदगी देश में आधुनिक शिक्षा के प्रसार में लगा दी, डेविड हेयर ने। यंग बंगाल आंदोलन का आरंभ किसने किया? यंग बंगाल आंदोलन या यंग बंगाल मूवमेंट, हेनरी विवियन डेरोजियो। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। देखिए, 19वीं सदी के तीसरे दशक के अंतिम वर्षों के दौरान बंगाली बुद्धिजीवियों के बीच एक आमूल परिवर्तनकारी प्रवृत्ति पैदा हुई। यह प्रवृत्ति राजा राम मोहन राय की अपेक्षा अधिक आधुनिक थी, जिसे यंग बंगाल आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इस आंदोलन का नेता और प्रेरक नौजवान एंग्लो इंडियन हेनरी विवियन डेरोजियो था। देवेंद्रनाथ ठाकुर या टैगोर द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई? तत्वबोधिनी सभा। देखिए, राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रचार के लिए रविन्द्रनाथ ठाकुर या टैगोर के पिता देवेंद्रनाथ ठाकुर या टैगोर ने 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। तत्वबोधिनी सभा और उसके मुख्य पात्र तत्वबोधिनी पत्रिका ने बंगला भाषा में भारत के सुव्यवस्थित अध्ययन को बढ़ावा दिया। ठीक है, तत्वबोधिनी सभा ने, और वो एक पत्र निकालती थी, तत्वबोधिनी पत्रिका। इन दोनों ने मिलकर बंगला भाषा में भारत के सुव्यवस्थित अध्ययन को बढ़ावा दिया। यह है तात्पर्य। क्वेश्चन नंबर 8, यंग बंगाल आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, कौन सा इसमें सत्य होगा? इस आंदोलन के नेता हेनरी विवियन डेरोजियो फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित थे। इस आंदोलन ने अपने क्रांतिकारी विचारों के कारण भारतीय समाज के पिछड़े वर्गों का समर्थन हासिल किया। पहला वाला तो सही है, क्या दूसरा वाला सही है? दूसरा वाला गलत है। ठीक है, देखिए, पहला कथन सत्य है क्योंकि यंग बंगाल आंदोलन के प्रेरक नेता और हेनरी विवियन डेरोजियो ने महान फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरणा ली और अपने जमाने के अत्यंत क्रांतिकारी विचारों को अपनाया। वह एक अत्यंत प्रभावशाली शिक्षक थे। दूसरा वाला कथन असत्य है। डेरोजियो को उसकी क्रांतिकारिता के कारण 1831 में हिंदू कॉलेज से हटा दिया गया। उसके अनुयायियों ने पुरानी और हर्षोन्मुख प्रथाओं, कृत्यों और रिवाजों की घोर आलोचना की। उन्होंने नारी शिक्षा की मांग की, किंतु वे किसी आंदोलन को जन्म देने में सफल नहीं हुए क्योंकि उनके विचारों के फलने फूलने के लिए सामाजिक स्थितियां उपयुक्त नहीं थी। उस समय भारतीय समाज में कोई वर्ग या समूह नहीं था जो उनके प्रगतिशील विचारों का समर्थन करता। ठीक है, यही नहीं, वे जनता के साथ अपने संपर्क नहीं बना सके। वस्तुतः उनकी क्रांतिकारिता किताबी थी। देवेंद्रनाथ ठाकुर या टैगोर द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई? तत्वबोधिनी सभा। दो बार हो गया क्या? देखिए, राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रचार के लिए रविंद्रनाथ ठाकुर के पिता देवेंद्रनाथ ठाकुर ने 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। तत्वबोधिनी सभा और उसके मुख्य पत्र तत्वबोधिनी पत्रिका ने बंगला भाषा में भारत के सुव्यवस्थित अध्ययन को बढ़ावा दिया। दो बार हो गया क्वेश्चन। चलिए, इंपॉर्टेंट भी है। दसवां प्रश्न है, महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोक हितवादी के उपनाम से जाना जाता है? गोपाल हरि देशमुख को।
महाराष्ट्र में शिक्षा और नए सामाजिक सुधारों के प्रवक्ता गोपाल हरि देशमुख थे, जो आगे चलकर लोक हितवादी उपनाम से विख्यात हुए। आधुनिक मानवतावादी और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों तथा विवेक संगत सिद्धांतों के आधार पर भारतीय समाज के पुनर्गठन की उन्होंने वकालत की। क्वेश्चन नंबर 11 ये हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर। आधुनिक भारत के निर्माण में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के योगदान के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? 3 है यहाँ पर। उन्होंने अपनी रचनाओं द्वारा बंगला में आधुनिक गद्य शैली के विकास में योगदान दिया। संस्कृत कॉलेज के दरवाजे गैर ब्राह्मण विद्यार्थियों के लिए खोल दिए उन्होंने। विधवा पुनर्विवाह के लिए लंबा संघर्ष किया उन्होंने। नारी शिक्षा को प्रोत्साहन दिया उन्होंने। इनमें से कौन कौन से काम किए ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने? पहला भी किया, दूसरा भी किया, तीसरा भी किया, चौथा भी किया, सभी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। आधुनिक भारत निर्माण में ईश्वर चंद्र विद्यासागर का योगदान कई प्रकार से है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने संस्कृत पढ़ाने की नई तकनीक विकसित की। उन्होंने एक बंगला वर्णमाला लिखी जो आज तक इस्तेमाल की जाती है। उन्होंने अपनी रचनाओं के द्वारा बंगला में आधुनिक गद्य शैली के विकास में सहायता दी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने संस्कृत कॉलेज के दरवाजे गैर ब्राह्मण विद्यार्थियों के लिए खोल दिए, क्योंकि वे संस्कृत के अध्ययन पर ब्राह्मण जाति के तत्कालीन एकाधिकार के विरोधी थे। सबसे अधिक विद्यासागर को देशवासी भारत की पद दलित नारी जाति को ऊंचा उठाने में उनके योगदान के कारण आज भी याद करते हैं। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह के लिए लंबा संघर्ष चलाया। हमारे देश की उच्च जातियों में पहला कानून हिंदू विधवा पुनर्विवाह कलकत्ता में 7 दिसंबर 1856 को विद्यासागर की प्रेरणा और उनकी देखरेख में हुआ। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बाल विवाह का विरोध किया। वे नारी शिक्षा में गहरी दिलचस्पी रखते थे। स्कूलों के सरकारी निरीक्षक की हैसियत से उन्होंने 35 बालिका विद्यालयों की स्थापना की, जिसमें कई को उन्होंने अपने खर्चे पर चलाया। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12। 19वीं सदी में पश्चिमी भारत में सुधार आंदोलन के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करेंगे। 3 कथन है यहाँ पर, कौन सा इसमें सत्य होगा? महाराष्ट्र में स्थापित परमहंस मंडली ने जात पात के बंधनों को तोड़ने का कार्य किया। दादा भाई नौरोजी पारसी धर्म सुधार संगठन के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। विष्णु शास्त्री पंडित ने विधवा विवाह समाज की स्थापना की। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। ये तीनों के तीनों करेक्ट हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी 1 2 3। ठीक है, सभी कथन सत्य हैं। 1849 में महाराष्ट्र में परमहंस मंडली की स्थापना की गई। इसके संस्थापक आस्तिक थे तथा उनकी दिलचस्पी जात पात के बंधनों को तोड़ने में थी। जब इसकी बैठक होती थी तब इसके सदस्य तथा कथित निजी जातियों को हाथ का पकाया हुआ भोजन करते थे। नीची जातियों के हाथ का पकाया हुआ भोजन करते थे। दादा भाई नौरोजी बंबई के प्रमुख समाज सुधारक थे। ये पारसी धर्म सुधार संगठन के संस्थापकों में से एक थे। पारसी कानून संघ के जन्मदाताओं में भी वो थे। 1850 में विष्णु शास्त्री पंडित ने विधवा विवाह समाज की स्थापना की। तो तीनों के तीनों वहां पर करेक्ट हैं। 13वां प्रश्न और यही अंतिम प्रश्न है इस टॉपिक का। ज्योतिबा फूले के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करेंगे। ज्योतिबा फूले एक पुरुष हैं, ठीक है, महिला दार्शनिक भी समझ लेते हैं, ठीक है, कई स्टूडेंट। ये नाम एक कैसा भी हो, मेल फीमेल, लेकिन ये एक पुरुष व्यक्ति है, ठीक है। ज्योतिबा फूले केरल के समाज सुधार आंदोलन के पहले व्यक्ति
पहले पंक्ति के नेता थे। पहला स्टेटमेंट तो ये हो गया। अब केरल के नहीं होंगे, कहीं और के होंगे तो गलत हो जाएगा। उन्होंने ऊंची जातियों के प्रभुत्व और ब्राह्मणों की श्रेष्ठता के विरुद्ध जीवन भर अभियान चलाया। उन्होंने बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए स्कूल शुरू किए। ये केरल के नहीं थे, महाराष्ट्र के थे, और इसी की वजह से पूरा स्टेटमेंट कट जाएगा ये। बाकी दूसरा तीसरा सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पहला वाला कथन असत्य है, क्योंकि ज्योतिबा फूले महाराष्ट्र के समाज सुधार आंदोलन से संबंधित हैं। उन्होंने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की। दूसरा वाला सही है, तीसरा भी सही है। दूसरा सही है क्योंकि ज्योतिबा फूले नीची मानी जाने वाली माली जाति में पैदा हुए थे। महाराष्ट्र के गैर ब्राह्मण और अछूत जातियों की दयनीय सामाजिक स्थिति को वे भी अच्छी तरह समझते थे। उन्होंने ऊंची जाति के प्रभुत्व और ब्राह्मणों की श्रेष्ठता के खिलाफ जीवन भर अभियान चलाया। तीसरा कथन सत्य है। 1851 में ज्योतिबा फूले और उनकी पत्नी ने पूना में लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला। इसके तत्काल बाद और कई स्कूल खुल गए। तो इस टॉपिक से बनते हैं 13 इंपॉर्टेंट प्रश्न। इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इस सीरीज़ की आप फुल टेस्ट पीडीएफ सीरीज से जुड़ सकते हो। फुल टेस्ट सीरीज आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी। ठीक है, ये नंबर है, इस पर व्हाट्सअप करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक छोटा सा अमाउंट है, ठीक है, वन टाइम पेमेंट है एग्ज़ाम तक।